प्यारे बच्चों नमस्कार। आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, इसी प्रसन्नता के साथ आज हम शुरू करते हैं रिवीजन टेस्ट। हल कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, हिंदी विशिष्ट। सुविधा के लिए हम लेकर आए हैं और मैं हूं अंजलि सिंह, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाट, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। ये जो पेपर है हमारा 80 पूर्णांक का है और 20 प्रोजेक्ट वर्क होगा इसमें। निर्देश: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन करके कीजिए। पहला, चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में खाली स्थान है, तो इसमें आएगा रहस्यवाद। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब खालिस्तान कहलाता है, कायरता कहलाता है। भय पाठ से है ये। गौरव को किसी ने खालिस्तान में लपेटकर सुई खिला दी, तो किस में लपेटकर? गुड़ में लपेटकर सुई खिला दी। वाक्य के प्रमुख गुण खालिस्तान होते हैं, तो वाक्य के प्रमुख गुण तो जैसे वाक्य के अंग 2 हैं, उद्देश्य और विधेय, वैसे ही वाक्य के तत्व या गुण 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो हम प्रमुख गुण को ले लेते हैं, आकांक्षा, योग्यता और सार्थकता। तो यहाँ पर वाक्य के प्रमुख 3 गुण होते हैं। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प का चयन कर लिखिए। हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है भारतेंदु युग को, द्विवेदी युग को, तो गद्य का प्रवेश द्वार या जागरण काल भारतेंदु युग को माना जाता है। नए मेहमान आए थे लखनऊ से या बिजनौर से, तो कहाँ से आए थे? बिजनौर से। हिंदुओं के पवित्र 4 धाम इस राज्य में है, किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में। तो हमने पढ़ा है उत्तराखंड की यात्रा, है ना, तो उसी पाठ से है ये, तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। फिर मुंह उतारना का अर्थ है डर जाना या उदास होना, तो इसका उत्तर है मुंह उतारने का मतलब उदास होना। ये उत्तर है उसमें, भारतेंदु युग, बिजनौर, उत्तराखंड और उदास होना। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों के सत्य असत्य छांटिए। बच्चे लाइन में जाएंगे, ये रचना के आधार पर जो 3 प्रकार हैं, सरल, मिश्रित और संयुक्त, उसमें से है ये, तो बच्चे लाइन में जाएंगे, ये सत्य है। क्रोध के प्रभाव से प्रसन्नता आती है, ये बिल्कुल असत्य है। प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन लखनऊ नगर से प्रारंभ हुआ, बिल्कुल नहीं, तो यह असत्य है, कानपुर से हुआ। क्या आप खाना खा लिए हैं? वाक्य अशुद्ध है। क्या आप खाना खा लिए हैं? वाक्य अशुद्ध है, तो ये वाक्य अशुद्ध ही है, इसलिए ये जो वाक्य अशुद्ध है तो ये सत्य होगा। निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक का एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, घर के पड़ोस में रहने वाले लोग को क्या कहते हैं? घर के पड़ोस में रहने वाले लोगों को पड़ोसी कहते हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा के पानी का रंग कैसा है? यहाँ पे थोड़ी समझने की बात है, यहाँ पे देवप्रयाग को लाया गया है। वैसे तो उत्तराखंड की यात्रा में जो 4 पवित्र नदियां हैं, उनमें से कालिंदी मतलब यमुना, यमुना नदी का जल काला है, गंगा का जल श्वेत है, अलकनंदा का जल नीला है और मंदाकिनी का जल हरा है। तो ये जो उनके अलग अलग रंग है, लेकिन जब अलकनंदा देवप्रयाग में मिल जाती है गंगा से, तो वहां की बात यहाँ पे पूछ रहा है, तो उसका रंग कैसा हो जाता है? तो देवप्रयाग में अलकनंदा के पानी का रंग सफेद हो जाता है। गंगा के साथ जब बहने लगती है वो नदी, तो उसका रंग सफेद होता है। इसको समझने की बात है इस प्रश्न को, क्योंकि अधिकांश ने यही लिखा है कि नीला होता है, काला होता है ना, तो ये नहीं है। देवप्रयाग में अलकनंदा का रंग गंगा के जल में मिल जाने से सफेद हो जाता है, सफेद रंग से आगे बढ़ता है श्वेत रंग में। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? इसका उत्तर हिंदी है। आज से युक्त कोई 2 पंक्तियां ओज गुण से, ये प्रश्न है, ओज गुण से युक्त कोई 2 पंक्तियां लिखिए। तो ओज गुण से युक्त बहुत सारी पंक्तियां हैं। तो बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। यह मैं सत्य कहता हूँ सखी सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को तत्पर सदा मानो मुझे। ये भी हो सकता है, इसके अलावा और भी उदाहरण हैं। फिर है प्रश्न 6, आधुनिक काल को कितने युग में विभाजित किया गया है?
तो आधुनिक युग की कविता को 6 भागों में बांटा गया है। तो इसका उत्तर 6 भागों में बांटा गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग और नई कविता, ये 6 भागों में बांटा है। अथवा छायावादी कविता की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। छायावादी कविताओं की विशेषता ये 3 प्रकार हैं: नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण, प्रकृति सौंदर्य और प्रेम व्यंजना, अलौकिक प्रेम का रहस्यवाद। इस तरह से मानवीकरण अलंकार भी ले सकते हैं हम, क्योंकि जितना छायावाद के आधार स्तंभ कवियों ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, इसलिए उस विशेषता में वो आता है। और मानवीकरण क्या है? जहाँ अचेतन पे चेतन का आरोप कर दिया जाए उसे मानवीकरण या मानवीकरण अलंकार भी कहते हैं। मानवीकरण कर देना और प्रकृति में सजीवता को लाना मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। फिर है प्रश्न 7, रहस्यवाद तथा छायावाद में अंतर बताइए। रहस्यवाद तथा छायावाद में अंतर: रहस्यवाद में चिंतन की प्रधानता होती है, छायावाद में कल्पना की प्रधानता होती है। रहस्यवाद में ज्ञान व बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, छायावाद में भावना की प्रधानता होती है। रहस्यवाद की प्रकृति दार्शनिक है, छायावाद प्रकृति मूलक है। तो भावना और कल्पना और प्रकृति छायावाद में है, चिंतन, बुद्धि तत्व और दार्शनिकता रहस्यवाद में है। तो इसका उत्तर हम जब भी लिखें तो दोनों में अंतर जब देते हैं तो हम इसमें कल्पना की प्रधानता होती है, इसमें बुद्धि तत्व की, तो इसमें नहीं लिखना है हमको। कभी कभी रहस्यवाद का छायावाद में आ जाता है और छायावाद का रहस्यवाद में, इसलिए इसमें न लिखकर हम सीधे लिख दें छायावाद में कल्पना की प्रधानता होती है और रहस्यवाद में ज्ञान व बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। प्रश्न 7, अथवा प्रगतिवादी काव्य का परिचय दीजिए। उत्तर: प्रगतिवाद का समय 1936 से 1943 है। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है वह काव्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। इस बात को हमको याद रखना है। या फिर हम ये कह सकते हैं प्रगति शब्द का अर्थ है चलना, आगे बढ़ना, विकास करना, अर्थात यह वह वाद है जो आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। प्रगतिवाद में साम्यवाद दृष्टिकोण को साहित्यिक विचारधारा के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रश्न 8, केशवदास जी द्वारा रचित वंदना में किस किस की वंदना की गई है? इसका उत्तर है केशवदास जी ने गणेश वंदना, सरस्वती वंदना और श्री राम वंदना की है। चंद्रमा को किसने निष्कलंक कर अपने सिर पर धारण किया? इसका उत्तर है शिव जी ने चंद्रमा को निष्कलंक कर अपने सिर पर धारण किया। प्रश्न 9, मैया मैं नहीं दिखायो कौन किससे कह रहा है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर: मैया मैं नहीं दिखायो यह शब्द बालक कृष्ण की है जो माता यशोदा से कह रहे हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी कौन किससे पूछ रहा है और किस भाव में आकर? इसका उत्तर है बालक कृष्ण यह जानने को उत्सुक हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। उनकी माता उन्हें यह कहकर दूध पिलाती थी कि दूध पीने से उनकी चोटी बढ़ जाएगी, नागिन के समान जमीन में लौटने लगेगी। तो बालकृष्ण का भाव यह है कि बार बार कच्चा दूध पी रहे हैं, कब से कच्चा दूध पी रहे हैं, लेकिन उनकी चोटी अभी भी छोटी है, वह नहीं बढ़ रही है। अगला प्रश्न, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ। गोपियां यह प्रश्न किससे पूछ रही हैं? इसका उत्तर है हमको लिखियो है कहाँ। यह प्रश्न सभी गोपियां उद्धव से बार बार पूछ रही हैं। उद्धव की अकह कहानी को सुनकर गोपियों की दशा का वर्णन कीजिए। उत्तर: उद्धव ने ब्रज में गोपियों को कृष्ण के प्रति प्रेम त्याग कर योग साधना द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का उपदेश दिया, जिसे सुनते ही विरह संतप्त गोपियां व्याकुल हो गईं। अकह कहानी को सुनकर कोई गोपी कांप गई, कोई अपने ही स्थान पर जड़वत स्थिर रह गई, कोई पसीना से सानी हो गई, पसीने में भीग गई, कोई व्यथित हो गई, कोई बड़बड़ाने लगी। तो इस तरह से इसका उत्तर है। प्रश्न 11, भय पाठ के लेखक का नाम लिखते हुए यह गद्य की कौन सी विधा है, लिखिए। तो पाठ का नाम है भय, लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और विधा का नाम है निबंध। अथवा प्रश्न 11, नाटक के प्रमुख तत्व लिखिए। उत्तर: नाटक के प्रमुख तत्व 8 हैं: कथा वस्तु,
पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल एवं वातावरण, उद्देश्य, संकलन त्रय को भी शामिल कर लिया गया है, और अभिनेता। संकलन त्रय नाटक और एकांकी में होता है। संकलन एकत्रित त्रय मतलब तीन बातों का समावेश, काल, समय और स्थान, इसे संकलन त्रय कहा जाता है। प्रश्न 12, रिपोर्ताज की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, गद्य की इस विधा में किसी विषय का आंखों देखा या सुना वर्णन इतनी प्रभावशाली ढंग से किया जाता है कि उनकी अमिट छाप हृदय पटल पर अंकित हो जाती है। यह किसी घटना का वास्तविक वर्णन या विवरण होता है। रिपोर्ताज में तथ्य वर्णन पर बल होता है, घटना का विवेचन तथा विश्लेषण होता है। प्रश्न 12, कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर बताइए। उत्तर, कहानी जीवन के किसी खंड का चित्रण करती है तथा उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। कहानी में एक ही कथा होती है, उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ अन्य प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी होती हैं। प्रश्न 13, गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या था? इसका उत्तर है, गजाधर बाबू के लिए पटरी पर रेल के पहियों की खटखट किसी उच्च कोटि के मधुर संगीत की तरह था। अगला प्रश्न, रेवती अपने घर को जेल खाना क्यों कहती है? इसका उत्तर, ये प्रश्न किससे है? नए मेहमान से लिया गया है, और गजाधर बाबू पाठ वापसी से है, उषा प्रियंवदा जी से की रचना से, और नए मेहमान उदय शंकर भट्ट। रेवती अपने घर को जेल खाना इसलिए कहती है क्योंकि उसका घर बहुत छोटा था, इसलिए वह जेल खाना कहती है। प्रश्न 14, उत्तराखंड के चारों धाम किन चार पवित्र नदियों के किनारे स्थित हैं? इसका उत्तर है, उत्तराखंड के चार धाम एवं पवित्र नदियां यमुनोत्री यमुना नदी के किनारे, गंगोत्री गंगा नदी के किनारे, केदारनाथ मंदाकिनी के किनारे, और बद्रीनाथ अलकनंदा नामक पवित्र नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न 14 का बा, गौरा किसकी गाय थी, उसके बछड़े का क्या नाम था? गौरा महादेवी वर्मा की छोटी बहन श्यामा के घर की गाय थी, उसके बछड़े का नाम था लालमणि। प्रश्न 15, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। मैंने कल पुस्तकें खरीदूंगा, इसको शुद्ध करना है, मैं कल पुस्तक खरीदूंगा। फिर है वे वीर है, तो इसका शुद्ध है वो वीर है। फिर है रचना के अनुसार वाक्य के भेद लिखिए। रचना के अनुसार, इस यहाँ पे दो बातों को ध्यान रखना है बच्चों, रचना के अनुसार और अर्थ की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 हैं प्रकार, और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार हैं। तो रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। प्रश्न 16, छंद की परिभाषा देते हुए उसके भेद बताइए। उत्तर, छंद उस संरचना को कहते हैं जो वर्णों अथवा मात्राओं की गणना यति, गति, क्रम, लय, तुक, ह्रस्व, दीर्घ के विशेष नियमों से बंधी हो, उसे छंद कहते हैं। छंद के भेद 2 हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। अलंकार की परिभाषा देते हुए उसके भेद बताइए। उत्तर, अलंकार शब्द अलम एवं कार के योग से बना है, जिसका अर्थ है आभूषण या विभूषित करने वाला। जिन उपकरणों या शैलियों से काव्य की सुंदरता बढ़ती है उन्हें ही अलंकार कहा जाता है। या फिर ये कह सकते हैं हम, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। और तीसरी तरफ ये कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार के भेद, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। प्रश्न 17, कानपुर में किन किन साहित्यकारों से भगवती चरण वर्मा की मित्रता हुई थी? इसका उत्तर, कानपुर में भगवती चरण वर्मा की मित्रता कानपुर के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, बालकृष्ण शर्मा नवीन एवं श्री रमाशंकर अवस्थी जैसे उच्च कोटि के साहित्यकारों से हो गई थी। अगला है, ज्योतिर्मठ के विषय में संक्षिप्त जानकारी लिखिए। इसका उत्तर है, आज भी उत्तराखंड में शंकराचार्य जी के कार्यों एवं उनके निवास स्थान के प्रत्यक्ष दर्शन किए जा सकते हैं।
ज्योतिर्मठ में आज भी वह सहतूत का वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर तपोभूत शंकराचार्य जी को ज्योति के दर्शन हुए। इस स्थान के निकट ही उनकी वह शंकर गुफा भी देखी जा सकती है जिससे वे निवास किया करते थे। इसी वृक्ष के नीचे भगवान शंकराचार्य ने तत्वज्ञान के महान ग्रंथ शांकर भाष्य की रचना की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो पूरे राष्ट्र अथवा देश द्वारा समझी बोली जाती है तथा उस राष्ट्र की संस्कृति से संबंधित होती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। विशेषता, राष्ट्रभाषा देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। राष्ट्रभाषा को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। राष्ट्रभाषा एक से दूसरे देश के संपर्क की भाषा होती है। भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा का साहित्य प्रचुरता में लिखित होता है जबकि बोली का साहित्य अलिखित या न्यून होता है। प्रश्न 19, महाकाव्य एवं खंडकाव्य में कोई 3 अंतर लिखिए। जब भी हम महाकाव्य और खंडकाव्य को बताएं तो सबसे पहले ये बता सकते हैं कि महाकाव्य और खंडकाव्य, महाकाव्य संपूर्ण वनस्थली है तो खंडकाव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता, ये बता सकते हैं हम। तो महाकाव्य संपूर्ण वनस्थली मतलब महाकाव्य का जो नायक है उसके संपूर्ण जीवन के चरित्र का चित्रण होता है, जबकि खंडकाव्य चुना हुआ गुलदस्ता मतलब किसी एक घटना या एक पक्ष का वर्णन होता है। महाकाव्य में जीवन का अथवा घटना विशेष का सांगोपांग चित्रण होता है, जबकि खंडकाव्य में किसी एक घटना या जीवन के एक अंश का चित्रण किया जाता है। महाकाव्य का नायक उदात्त तथा महान होता है, खंडकाव्य के नायक में इस गुण का पाया जाना अनिवार्य नहीं है। महाकाव्य का कलेवर विस्तृत होता है, खंडकाव्य का कलेवर सीमित होता है। हास्य रस की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है, हास्य रस की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखिए। उत्तर, परिभाषा बहुत साधारण तरीके से हम ऐसे बता सकते हैं इसको, हास नामक स्थायी भाव के साथ जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो हास रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में होने दो हुड़दंगा। इस ऐसे ही और भी उदाहरण हो सकते हैं, सिर्फ हमने इसको उदाहरण के तौर पे लिया है। प्रश्न 20, बालक कृष्ण माता यशोदा से बलदाऊ की क्या शिकायत करते हैं? उत्तर, कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि बलदाऊ मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, मुझसे यह कहते हैं कि तुझे यशोदा माता ने जन्म नहीं दिया है बल्कि तुझे किसी से मोल लिया है। मैं इस गुस्से में खेलने भी नहीं जाता हूँ। बार बार मुझसे पूछते हैं कि तेरे माता पिता कौन है, और कहते हैं कि नंद बाबा और यशोदा तो दोनों गोरे हैं, यदि तू उनका पुत्र है तो सांवला क्यों है? फिर सभी ग्वालों को सिखा देते हैं और मेरी तरफ देखकर ताली मार मार कर हंसते हैं, मुझे खिजाते हैं और तू मुझे ही मारना जानती है, बलदाऊ को कभी कुछ नहीं कहती। फिर रत्नाकर की गोपियों के मन में कौन बसा है, उनके विचार स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, रत्नाकर की गोपियों के मन में श्री कृष्ण बसे हैं। वे उनके मन में इस तरह बस गए हैं कि अब निकालने से भी नहीं निकलते। उनका संदेश आने की खबर सुनकर सभी दौड़ दौड़ कर नंद के घर आने लगे। उन्होंने उद्धव से कहा कि हमारे मन रूपी शीशे में कृष्ण बसे हुए हैं, तुम अपने कठोर वचन रूपी पत्थर चलाकर हमारे मन रूपी शीशे को तोड़कर अनेक मनमोहन या अनेक कृष्ण हमारे हृदय में मत बसाओ। अनेक मोहन हमारे हृदय में बसकर अधिक दुख देंगे, है ना। टूक टूक है मन मुकुर हमारो, और अनेक मनमोहन बसाओ ना। जब एक ही हृदय था हमारा और उसी में कृष्ण बस के जब हमको इतना दुख दिया है, उजाड़ दिया है, तो हृदय के जितने टुकड़े होंगे उतने टुकड़ों में क्या होंगे, श्री कृष्ण की छवि दिखाई देगी। इसलिए हम और ज़्यादा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हमारे हृदय के टुकड़े मत करो। प्रश्न 21, नाटक एवं एकांकी में 4 अंतर बताइए।
इसका उत्तर, नाटक में एक मुख्य कथा के साथ साथ अन्य प्रासंगिक कथाएं होती हैं, जबकि एकांकी में एक ही कथा होती है। नाटक में अनेक अंक होते हैं, जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, जबकि एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। नाटक में विस्तार होता है, जबकि एकांकी में संक्षिप्तता होती है। प्रश्न 21, रेखाचित्र एवं संस्मरण में क्या अंतर है? इसका उत्तर, संस्मरण में लेखक के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संबंधित किसी प्राचीन घटना, व्यक्ति अथवा वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक चित्रांकन किया जाता है। रेखाचित्र में किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण होता है। संस्मरण एवं रेखाचित्र निकट होते हुए भी दो अलग अलग रूप हैं। संस्मरण किसी महान व्यक्ति का होता है, जबकि रेखाचित्र साधारण से साधारण जीव का हो सकता है। और रेखाचित्र और संस्मरण दोनों ही गद्य की प्रकीर्ण विधाएं हैं, गौड़ विधाओं के अंतर्गत आते हैं। ये जो 10 हैं उनमें ये शामिल हैं। महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, श्री राम शर्मा आदि ने इन विधाओं में पर्याप्त लिखा है। प्रश्न 22, सूरदास अथवा घनानंद का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। सबसे पहले हम बात करते हैं दो रचनाओं की। तो सूरदास जी का सूरसागर, साहित्य लहरी। भाव पक्ष, भक्ति भाव, बहुत सारे इन्होंने जो भाव लिए हैं उसमें से भक्ति भाव। सूरदास कृष्ण भक्त थे, काव्य ही उनका भगवत भजन था। उनके काव्य में एक भक्त हृदय की अभिव्यक्ति सहज ही दिखाई देती है। सूर्य की भक्ति सखा भाव लिए हुए है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न आता है कि सूरदास जी की भक्ति किस भाव की है? तो ये सख भाव की है। तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की है। मीराबाई की भक्ति दाम्पत्य भाव की है। ये प्रश्न भी एकदम पूछे जाते हैं। तो सखा भाव लिए हुए हैं। कृष्ण को सखा मानकर उन्होंने अपने आराध्य की समस्त बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का मार्मिक चित्रण करके उसे रसराज सिद्ध कर दिया है। वात्सल रस का परिपाक भी बहुत ही मनोहारी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, श्रृंगार का रस राजत्व यदि हिंदी में कहीं मिलता है तो केवल सूर में। किन्होंने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। कलापक्ष, सूरदास ने बोलचाल की ब्रज भाषा को लालित्य प्रधान ब्रज भाषा बना दिया है। उनकी प्रयुक्त भाषा सरल, सरस एवं प्रभावशाली है, जिससे भाव प्रकाशन की क्षमता को आभास होता है। सूरदास ने अवधी और फारसी के शब्दों और लोकोक्तियों के प्रयोग से अपनी भाषा में चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अलंकार शास्त्र तो सूर के द्वारा अपना विषय वर्णन शुरू करते ही उनके पीछे पीछे हाथ जोड़कर दौड़ पड़ता है। उपमानों की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। ऐसा किन्होंने कहा है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किनके लिए? सूरदास जी के लिए। साहित्य में स्थान, सूरदास अष्टछाप की ब्रजभाषा कवियों में सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। सूरदास वात्सल सम्राट कहे जाते हैं, साहित्य आकाश के सूर्य माने जाते हैं। तो तुलसीदास जी चंद्रमा या शशि माने जाते हैं। सूर सूर तुलसी शशि, उड़गुन के सौदास, अब के कवि खगोत्सम जहाँ तह करत प्रकाश। इस चीज को याद रखेंगे तो हम सूरदास को सूर और शशि तुलसीदास जी को बता सकते हैं। साहित्य में स्थान। प्रश्न 22, घनानंद का जीवन परिचय। दो रचनाएं, वियोग बेली, विरह लीला। भाव पक्ष, घनानंद की कविता में रस श्रृंगार है, जिसमें संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सटीक वर्णन है। उन्होंने संयोग में भी वियोग दिखाई देता है। घनानंद के काव्य में संयोग का चित्रण अति अल्प है। उन्होंने शब्दों के भावों का हृदय से साक्षात्कार किया है। कला पक्ष, घनानंद की भाषा ब्रज है, जो सजीव, लाक्षणिक, व्यंजना प्रचुर तथा व्याकरण सम्मत है। इनकी भाषा फारसी काव्य से प्रभावित होते हुए भी मौलिक है। इनकी रचनाओं में अनुप्रास एवं रूपक का प्रयोग सुंदर रूप में हुआ है। साहित्य में स्थान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि हैं। रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। प्रश्न 23, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अथवा उषा प्रियंवदा का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। दो रचनाएं,
भाषा शैली, साहित्य में स्थान और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भी रचना देना है। तो हम शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उषा प्रियंवदा जी के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में जीवन परिचय पढ़ते हैं। रचनाएं: चिंतामणि, विचार वीथी और भाषा शैली। आचार्य शुक्ल जी की भाषा परिष्कृत, प्रौढ़ एवं साहित्य खड़ी बोली है। इनकी भाषा में भाषा सौष्ठव तथा उसमें गंभीर विवेचन की अपूर्व शक्ति है। शुक्ल जी की भाषा में व्यर्थ आडंबर नहीं मिलता। शुक्ल जी ने समीक्षात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, भावात्मक शैली, हास्य विनोद एवं व्यंग्य प्रधान शैली को अपनाया है। साहित्य में स्थान: आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी असाधारण प्रतिभा द्वारा साहित्य की अनेक विधाओं में सृजन किया है। वे युग परिवर्तक निबंधकार हैं। प्रश्न 23, उषा प्रियंवदा का जीवन परिचय। 2 रचनाएं हैं इनकी: 55 खंभे लाल दीवारें, जिंदगी और गुलाब। भाषा: उषा प्रियंवदा ने सरल, सुस्थिर, संयम एवं बोधगम्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। संस्कृत की ज्ञाता लेखिका, आकांक्षी, कुंठित, अस्थायित्व जैसे शब्दों का प्रयोग कर भाषा को और अधिक सुंदर बनाती हैं। शैली: उषा प्रियंवदा जी की शैली भावात्मक, विवरणात्मक तथा व्यंग्यात्मक। उनके उपन्यासों में विवरण शैली के दर्शन होते हैं तो कहानियों में भावात्मक तथा व्यंग परिलक्षित है। साहित्य में स्थान: हिंदी कथा साहित्य में लेखिका का विशिष्ट स्थान है और इसका प्रमुख कारण है वर्तमान में नष्ट होते हुए भारतीय मूल्यों का सटीक चित्रण है। साहित्य में स्थान हम ये भी बता सकते हैं कि उषा प्रियंवदा जी का साहित्य में सर्वोत्कृष्ट स्थान है या सर्वोपरि स्थान है। सर्वोपरि किसी भी लेखक को बोल सकते हैं हम, क्योंकि लेखक सिर्फ एक ही विधा पर लेखनी नहीं चलाते, वो हर विधा पर लेखनी चलाते हैं, इसलिए सर्वोपरि हैं ये बोल सकते हैं। प्रश्न 24, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यही थी क्या उसकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युक्ति जीवन की राह में कहीं खो गई है और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उसके मन और वाणी के लिए नितांत अपरिचिता है। तो ये पाठ जब हम पढ़े तो किस पाठ का है? वापसी का है। अगला संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के वापसी नामक पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका उषा प्रियंवदा जी हैं। पाठ का नाम वापसी, लेखक या लेखिका का नाम उषा प्रियंवदा। इसका उत्तर: प्रसंग: गजधर बाबू अपनी पत्नी को समझाते हैं कि जीवन का सुख धन में नहीं बल्कि परिवार के सुख और मन के सुख में है। इस छोटी सी बात को पत्नी नहीं समझ पाती और आंख बंद करके सो गई। सोती हुई पत्नी को देखकर गजधर बाबू के मन में जो भाव उठते, इन पंक्तियों में भावपूर्ण वर्णन है। हम इसको बहुत छोटे लाइन में भी बता सकते हैं कि यहाँ पे गजधर बाबू ने अपने पत्नी के बदले हुए रूप को देखकर बहुत ही व्याकुल ग्लानि महसूस करते हैं, उसका वर्णन किया गया है। व्याख्या: गजधर बाबू सोती हुई पत्नी को देखकर सोचते हैं कि जिस पत्नी के कोमल स्पर्श और मुस्कान तथा उसके साथ बिताए हुए सुख के क्षणों की याद में उन्होंने रेलवे के सोने क्वार्टर में रहकर जीवन के 35 वर्ष बिता दिए, आज उसका वह सुखदायक स्पर्श व मनमोहक मुस्कान कहाँ चले गए। आज पत्नी की समस्त सुंदरता मानो बीते कल की तरह हो गई है। उनके सम्मुख सो रही स्त्री उनकी आत्मा के लिए बिल्कुल अनजान सी नारी लग रही थी, जिससे उनके जीवन का मानो कभी कोई नाता ही ना रहा हो। कभी सुंदर लगने वाली उनकी पत्नी कैसी कुरूप, बेडौल और थुलथुल लग रही थी। वह सूनी आंखों से पत्नी को देखते रहे और अंत में वे स्वयं भी लेट गए। विशेष: जीवन की विसंगतियों और विडंबनाओं का मार्मिक चित्रण है। संस्कृत के शब्दों के प्रयोग के साथ भाव में सरलता है। भावों की अभिव्यक्ति में काव्य का सा आनंद है। प्रश्नोत्तर लेखन शैली की झलक है। विराम चिन्हों के प्रयोग में किंचित त्रुटियां भी हैं और का एक साथ प्रयोग हुआ है। अथवा सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे से वैसा भय तो नहीं रहता जैसे पहले रहा करता था।
पर एक जाति को दूसरी जाति, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है, एक क्षण का विराम नहीं है। संदर्भ: प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के निबंध भय से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रसंग: इस गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भय के अतीत और वर्तमान स्थिति का वर्णन किया है। व्याख्या: आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सभ्यता के विकास के साथ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भय की स्थिति वैसी नहीं रहती जो पहले होती थी, किंतु एक जाति को दूसरी जाति एवं एक देश को दूसरे देश से हमेशा भय की स्थिति निर्मित हो गई है। आर्थिक रूप से सबल और निर्बल देशों के बीच में शोषण की प्रक्रिया हमेशा से चलती रही है, जो आज तक नहीं रुकी है। कहने का आशय यह है कि एक समृद्ध देश दूसरे कमजोर देश का हमेशा आर्थिक शोषण करता रहा है। विशेष: भाषा संस्कृत निष्ठ एवं विश्लेषणात्मक है, विचार प्रधान शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न 25, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मत्ती उदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपवृद्ध, कह कह हारे सब कही न काहू लई। तो ये किसका है? ये केशवदास जी के पाठ का है। संदर्भ: प्रस्तुत पद्य केशवदास द्वारा रचित वंदना के शीर्षक सरस्वती से लिया गया है, सरस्वती वंदना से लिया गया है। प्रसंग: यहाँ पर कवि केशवदास ने मां सरस्वती की उदारता का वर्णन किया है। व्याख्या: कवि केशवदास कहते हैं कि जगत में पूज्य सरस्वती माँ की उदारता का वर्णन नहीं किया जा सकता। संसार में ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि किसी में भी नहीं किया जा सकता। संसार में ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि किसी में नहीं है जो उनकी उदारता का वर्णन कर सके। देवता सिद्ध मुनि श्रेष्ठ तपस्वी सभी कह कहकर हार गए, लेकिन कोई भी उनकी उदारता का वर्णन नहीं कर सके। काव्य सौंदर्य: सरस्वती वंदना में उनके प्रति आस्था का निष्पादन हुआ है। ब्रज भाषा में रचना है। अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शांत रस का प्रयोग किया गया है। अथवा कारी कूरी है। कोकिल कहाँ को बैर काढ़े तिरी, कू की अबहों करे जो किन करे जो कोरिले। पैड़े परे पापी कलापी निसी देउस ज्यों ही, चातक रे घातक है तू हूँ कान कोरिले। संदर्भ: प्रस्तुत सवैया रीतिकाल प्रस्तुत कविता रीतिकालीन कवि घनानंद द्वारा रचित घनानंद के पद नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग: प्रकृति के मनभावन प्रतीक भी विरह में कवि को प्रियतम सुजान के वियोग में कष्ट दे रहे हैं। भावार्थ: विरह जन्य पीड़ा से पीड़ित घनानंद कवि आनंद की प्रतीक कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, तेरी मधुर आवाज भी मुझे कष्ट दे रही है। हे कोयल, तू कौन सा बैर मुझसे निकाल रही है? कूक कर मेरे कलेजे को ही क्यों ना निकाल ले। ये पापी मोर मेरे पीछे पड़े हैं, जो कि रात दिन क्यों क्यों कर मेरे कष्ट को और भी बढ़ा रहे हैं। चातक जो कभी प्रिय लगता था, आज वह अपनी आवाज से मेरे कान फोड़े दे रहा है। जो व्यक्ति विरही होता है उसमें प्रकृति के परिवर्तन में अपने हृदय के परिवर्तन दिखाई देता है। मतलब अपने हृदय के परिवर्तन को प्रकृति के परिवर्तन में देखता है, और जब वो प्रसन्न होता है तो प्रकृति की सब चीज़ें उसे प्रसन्नता देने वाली होती है, और जब वह विरह में व्याकुल होता है तो प्रकृति के एक एक उपादान उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। काव्य सौंदर्य: प्रकृति के प्रतीकों का चित्रण किया गया है। ब्रज भाषा का प्रभावशाली वर्णन हुआ है। देशज शब्दों का प्रयोग रोचक लगता है। अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रश्न क्रमांक 26, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से अलग उसके अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परिचित तो बहुत होते हैं पर मित्र बहुत कम हो पाते हैं, क्योंकि मैत्री एक ऐसा गांव है जिसमें प्रेम के साथ समर्पण और त्याग की भावना मुख्य होती है। मैत्री में सबसे आवश्यक है परस्पर विश्वास। मित्र एक ऐसा सखा गुरु माता है जो सबके स्थानों को पूर्ण करता है। प्रश्न 1, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। इसका उत्तर है सच्चा मित्र। प्रश्न 2, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है?
तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मित्र किस किस के स्थानों की पूर्ति करता है? मित्र सखा, गुरु, माता के स्थानों की पूर्ति करता है। मित्रता के लिए किस बात की आवश्यकता है? मित्रता के लिए समर्पण और त्याग की आवश्यकता है। प्रश्न 27, नगर निगम अध्यक्ष को शिकायत पत्र लिखी जिसमें मोहल्ले की नियमित सफाई न होने की बात कही गई हो। सेवा में, श्रीमान अध्यक्ष महोदय, नगर निगम भोपाल, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश। विषय मोहल्ले की सफाई नहीं होने विषयक। महोदय, उपर्युक्त विषयांतर्गत हम सभी भोपाल के वार्ड क्रमांक 11 के निवासी प्रार्थना करते हैं कि सफाई गाड़ी एवं सफाई कर्मचारी पूरे महीने भर से हमारे मोहल्ले में नहीं आते रहे हैं। गंदगी का आलम यह है कि वार्ड के चारों चौराहों पर कचरे का ढेर लग चुका है, जिससे मच्छरों का आतंक चारों ओर अधिक बढ़ने लगा है। हमारे मोहल्ले के सभी व्यक्ति परेशान हो गए हैं और चारों ओर बदबू और गंदगी ने अपना डेरा डाल रखा है। अतः श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि मोहल्ले की नियमित सफाई का शीघ्र अतिशीघ्र प्रबंध किया जाए। दिनांक 24/11/2020। विनीत सभी वार्ड निवासी, वार्ड क्रमांक 10, नगर निगम भोपाल। वार्ड क्रमांक 11, नगर निगम भोपाल। बड़े भाई के विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिख सकते हैं हम। 12, स्मार्ट सिटी अनूपपुर, दिनांक 24 नवंबर 2020। प्रिय मित्र अमन, सप्रेम नमस्कार। अत्यंत प्रसन्नता का समाचार है कि मेरे बड़े भाई रामाकांत का विवाहोत्सव 5 दिसंबर 2020 को होना निश्चित हुआ है। विवाह समारोह अनूपपुर से हो रहा है। बारात अनूपपुर से जबलपुर के लिए 5 दिसंबर 2020 को प्रातःकाल प्रस्थान करेगी। विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए तुम्हें अवश्य आना है। माताजी तथा पिताजी ने तुम्हारे आने के लिए जोर देकर कहा है। तुम 3 दिसंबर 2020 को आ जाना ताकि आराम कर सको। आदरणीय माताजी एवं पिताजी को सादर चरण स्पर्श। आदित्य को स्नेह, तुम्हारा मित्र अभिषेक। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। कौन कौन से हैं ये? महंगाई की समस्या, स्वच्छ भारत अभियान, अनुशासन का महत्व, हमारा घर हमारा विद्यालय, पर्यावरण प्रदूषण, कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी और मेरी प्रिय पुस्तक। निर्देश, विद्यार्थी अपने स्वविवेक से उपर्युक्त किसी एक विषय पर 200 शब्दों में निबंध लिखें और इन्हीं में से किसी एक विषय की रूपरेखा प्रस्तुत करें। अलग एक टॉपिक पर एक शीर्षक पर रूपरेखा और पूरा निबंध लिखना है विस्तृत रूप से, और इसी में से एक टॉपिक लेकर क्या करना है, उसकी सिर्फ रूपरेखा प्रस्तुत करनी है। तो यहाँ पे हमारा कक्षा 12वीं का रिवीजन टेस्ट का हल समाप्त होता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।